राम राम जी सभी भाइयों को। मैं हूं बाबा रामदास और मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा जी, एडिटर, फाउंडर एडिटर प्रारब्ध। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को राम राम। अवनीश भाई, आज से करीब 2-3-4 साल पहले एक वीडियो आई थी मध्य प्रदेश की, जिसमें एक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अभी थाने की पहली पोस्टिंग में जो है वो रोड पे जाके खड़ा हो गया। अभी थाने में आए हुए शायद उसको 3 या 4 दिन हुए थे, और वो रोड पे जाके खड़ा हो गया और वहां से गुजरते हुए जो डंपर थे, वो माइनिंग का एरिया था मध्य प्रदेश का, और उसने जो है गाड़ी के ड्राइवर को रोक लिया और उससे वसूली करने लगा, 50,000 रुपया मांगने लगा। अब अभी चूंकि पोस्टिंग पे आए हुए मात्र 3 ही दिन हुआ था, अभी ट्रेनी ही था, उसने ड्राइवर से 50,000 रुपया मांग लिया। सब इंस्पेक्टर था, वर्दी में था। अब उसको वहां के तौर तरीके नहीं मालूम थे, उसको ये नहीं मालूम था कि यह जो इलीगल माइनिंग या लीगल भी जो माइनिंग होती है उसमें पैसा जो है सीधे मंत्री और मुख्यमंत्री तक बात होती है लोगों की। मेरे जैसा छोटे भैया, आपके जैसा, मेरे जैसा या कोई और, हम लोग सामान्य लोग माइनिंग के डंपर नहीं चलवाते हैं। तो वो सब तो एसएसपी और डीएम को अपनी पॉकेट में रखते हैं। तो उस ड्राइवर ने सीधे डीएम को फोन लगाया, ये वीडियो था। अचानक अवनीश भाई जो है चले गए। तो मैं आपको बताऊं कि ड्राइवर ने सीधे डीएम को फोन लगाया था, और जो है डीएम साहब ने बोला, कौन हो भाई तुम, कहां हो, क्या हो, कौन से थाने में हो, अपना नाम बताओ। और वहीं ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया और टर्मिनेट किया। अब साहब अवनीश जी जो हैं उनकी अचानक जो है वो गायब हो गए। मुझे लगता है उनकी लाइट चली गई। तो ड्राइवर ने सीधे कलेक्टर से बात कराई कि साहब ये देखिए आपका ऐसे थानेदार जो है सड़क पे खड़ा होके माइनिंग वाले ट्रकों से वसूली कर रहा है। उसने बोला उसको फोन दो, और फिर ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया। बोला तुमको टर्मिनेट करूंगा, तुम फोर्स के नाम पे कलंक हो। ये सारी दुनिया ने वीडियो देखी थी। मतलब नौकरी ज्वाइन करने के अभी प्रोबेशन पीरियड के तीसरे दिन वसूली चालू, और 50,000 रुपया मांग रहा था ट्रक से। लाइव देखा पूरे देश ने। पूजा खेड़कर आईएएस, सेकेंड जनरेशन आईएएस, बाप भी आईएएस रहे हैं, रिटायर हुए। 150 एकड़ की खेती है, 7 फ्लैट हैं, 7 पूना जैसे शहर में। खुद डॉक्टर हैं, उसके बाद जो है फर्जी सर्टिफिकेट देके, फर्जी डिसेबिलिटी, ओबीसी का क्रीमी लेयर छुपा के आईएएस बनी। और बनने से पहले ट्रेनी, मतलब एकेडमी आके जब अभी प्रोबेशन में जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो उनकी डिमांड थी, वो शायद इतना तो शायद मुझे लगता है सेक्रेटरी लेवल का आईएएस भी नहीं मांगता होगा। हाई चाहिए, हाउ चाहिए सर ये। और आज का युवा जो कि 10-10 साल आईएएस की तैयारी कर रहा है राजेंद्र नगर में और मुखर्जी नगर में, मेरे हमारी जिंदगी का एक मकसद है कि हमको आईएएस बन के लाल बत्ती लेना है। सर लाल बत्ती का हमारे देश के युवाओं में इतना क्रेज क्यों है? क्या इसी सड़क पे खड़ा होके वसूली करने के लिए, या वो जो जलवा जलाल, क्या है सर ये मानसिकता? हमारे देश का युवा सोच क्या रहा है? बिल्कुल सर, एक चीज बताएं, ये पीढ़ियों की बीमारी है। और एक चीज कहा जाता है, गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन उन्होंने भूरे अंग्रेज को छोड़ दिया। आप ये बताइए, आज की जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, सिर्फ नाम ही तो बदला है। आईसीएस से आईएएस केवल नाम ही बदला है, इसके अलावा न चरित्र बदला है और ना ही व्यवहार बदला है। आप जरा ये बताइए, सबसे
प्रचलित आईएएस के जो पॉपुलर दो पोस्ट हैं वो होता है कमिश्नर और कलेक्टर। कमिश्नर किस आधार पर यह पद बनाया था अंग्रेजों ने? यानी कि जितने भी लगान है उसको कमीशन पर वसूलना और वसूल के कंपनी बहादुर तक पहुंचाना, वो हुए कमिश्नर। कलेक्टर कौन? कमिश्नर के नीचे जो लगान जाके कलेक्ट करें, इकट्ठा करें लगान, और वो लगान इकट्ठा करके कमीशन आधारित कमिश्नर को उठा के दे दें, तो कलेक्टर और कमिश्नर, ये दो पद आज भी हैं। जिला सेवक क्यों नहीं हो सकता सर? जिलाधीश आज भी है। और यहां आपने पुणे वाली उन भद्र महिला के बारे में, वो महिला कह रहा हूं मैं, कोई उन्हें बच्ची ना समझे, 31-32 साल की है, और आपने पहले ही कह दिया ये सेकेंड जनरेशन ब्यूरोक्रेट है। तो सर मसूरी वाली उस अकादमी में कुछ महीने गुजारने के बाद ही जब दिमाग इतने खराब हो जाते हो, तो यहां तो वो बच्ची वो अपने आईएएस बाप के ड्राइवरों की गोद में, सुरक्षा कर्मियों की, मतलब इतनी बड़ी जब वो रही होगी तब से वो आईएएस है। और आपको पता है सर, साहब का रुतबा अगर थोड़ा बहुत कम भी हो, साहब की बीवी का रुतबा तो वो आईएएस की बाप होती हैं सर। आईएएस की बीवियां, नौकरशाहों की बीवियां उनकी बाप होती। उनकी पैरेलल सत्ता चलती है। पैरेलल सत्ता चलती है, जिसकी पहुंच, जिस मातहत की पहुंच साहबाइन तक हो गया, तो फिर साहब भी उसका कुछ कबार नहीं पाते। और ब्यूरोक्रेसी से किसी की सेटिंग कितनी अच्छी है, इसमें जो सबसे टॉप टियर जो होता है ना, वो होता है कि तो मैडम तक इनका एक्सेस है। कम से कम साहब से अगर आपकी सेटिंग है तो फाइल ऑफिस में लेके जानी पड़ेगी साइन कराने के लिए, फेवर पाने के लिए, लेकिन मैडम से अगर सेटिंग है तो साहब जो है वो कच्चा बनियाइन में बैठ के और साइन करा देंगे और मैडम आपको दे देंगी। तो ये होता है। चलिए सर, सवाल ये है कि ट्रेनी दरोगा भी वसूली करने क्यों पहुंच जाता है? यहां दो मानसिकता है सर। वो सीनियर सबऑर्डिनेट की पोस्ट है सर, और एक आईएएस, इन दोनों को जरा एक साथ तुलना कर लेते हैं ना। आप जरा ये सोचिए सर कि वो जो सब इंस्पेक्टर वसूली करने पहुंच गया, तो वो भर्ती ही इसीलिए हुआ, वो ट्रेनिंग के दौरान इस बात की भी ट्रेनिंग ले रहा था कि ट्रकों को रोक के वसूली कैसे करेंगे, क्योंकि वह भी उसके टारगेट में था। वो 70-80 हजार 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह उसके टारगेट में थोड़ी ना, वो तो मिल करेगी, वो तो बाप का हक है। तो यह भी उस दरोगा के ट्रेनिंग का हिस्सा था कि 50 हजार की वसूली कैसे करें। यही आके इस आईएएस पूजा पर ले आइए सर। पिता तो आईएएस है, इस समय फरार है और वांछित है। महतारी जो है इनकी, वो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जमीन हड़पती हैं, किसानों को कट्टा, मतलब कट्टा तो नहीं, बंदूक लेकर दौड़ा लेती हैं। तो यह पूरा परिवार ही नौकरशाही और वो जो अपराध और माफियागिरी, इसका जो एक समन्वय है, समुच्चय है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और उसी के साथ सिस्टम के साथ खेलना, फर्जी तरीके से ओबीसी, फर्जी तरीके से दिव्यांगता, यह सब हासिल करना। और आप सोचिए सर, लोग ये सोच रहे होंगे यार अच्छा खासा उसका सब कुछ हो गया हो था, फिर उसने यार नौटंकी क्यों कर दी जबरदस्ती, या आडी गाड़ी, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, अर्दली चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो सर यह अनजाने में हो जाता है। जब आप उस मानसिकता से ग्रसित होते हैं, जो खानदानी आईएएस आप अगर जब होते हैं, खानदानी नौकरशाह आप होते हैं, तो पूजा जैसी हरकत ही हो जाती है। वरना किसको पता चलता, आराम से नौकरी चल जाती ना सर। और उसके बाद कितने कांड आ रहे हैं। एक साहब जो साइकिल चलाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, हवाई जहाज पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो भी दिव्यांग है। तो मुझे लगता है कि इस देश में आपने आईएएस नाम बदल दिया, भूरे अंग्रेजों को स्थापित कर दिया, यही वजह है। और लाल बत्ती तो खैर मोदी जी ने खत्म कर दिया है, लेकिन सर जलवा जलाल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुल मिला के भ्रष्टाचार और जलवा जलाल, ये दोनों का समुच्चय इस तरह की मानसिकताओं को पैदा करता है। मुझे एक बात बताइए, सबको नहीं करेंगे, कुछ गुंजाइश छोड़ देंगे। मैं हमेशा ने एक बात कहता होता हूं
कि हम लोग ना, वी इंडियंस आर इमोशनल फूल्स। जब ये फौज के बारे में बहुत ज्यादा भावनात्मक बातें होती है ना, इंडियन आर्मी या वाह देश के लिए जान दे दिया, या कर दिया, वाह कर दिया, तो मैं उनसे एक बात कहता हूं कि एक प्रयोग करके देख लीजिए। एक लड़के को 4 अपॉइंटमेंट लेटर भेजिए बाय पोस्ट, एक फौज का हो, एक यूपी या हरियाणा पुलिस का हो, और एक इनकम टैक्स विभाग के जेनिटर का हो, सफाई कर्मी का हो, और चौथा कुछ और हो, मतलब ग्रुप डी के रेलवे का हो। तो एक आम हिंदुस्तानी लड़का किसको ज्वाइन करेगा? पहली प्राथमिकता जो जरा सा भी समझदार होगा वो इनकम टैक्स का जेनिटर बनना, इनकम टैक्स विभाग का जेनिटर बनना पसंद करेगा, या वो कपड़ा टेबल पे मारने वाला पसंद करेगा। उसके बाद ही वुड प्रिफर हरियाणा या यूपी पुलिस। उसके बाद ही वुड प्रिफर रेलवेज। जब कोई विकल्प नहीं होगा तब कहेगा चलो फौज ही में चले जाते हैं। मैट्रिमनी बाजार में भी अगर ये 4 दुल्हा हो तो बेचारे फौजी का नंबर आखिरी आता है। उसके बाद वो तो खैर चलिए, देश प्रेम की भावना जागृत होती है जाके पलटन में। पलटन का ऐसा माहौल होता है कि सामने से आते हुए एलएमजी के बस्ट से भी वो पीठ नहीं करता उस तरफ। वो पलटन की उसकी ट्रेनिंग है, पलटन का जो है ना, पलटन की इज्जत के लिए मर जाता है। बिल्कुल। पर आम भारतीय मानसिकता की अगर बात करेंगे तो फौज की नौकरी शायद अंतिम पायदान पे मिलेगी। सर उसी तरह हमारा देश का युवा इंजीनियरिंग दिल्ली आईआईटी से, एम्स से डॉक्टरी पढ़ के, आईआईएम से पता नहीं कौन सा मैनेजमेंट पढ़ के भी अंत में आईएएस बनने के लिए मरा जा रहा है। अगर इस आईएएस में से ऊपरी हराम की कमाई, वो थे ना एक दंपत्ति जो 300 करोड़ रुपए की गड्डियों पर तो बेड पे बिछा के सो रहे थे, जोशी दंपत्ति थे, 2 आईएएस पति पत्नी थे, मध्य प्रदेश में ही थे, लोकायुक्त ने पकड़ा था, याद होगा आपको दर्शकों को। जी जी। वो हराम की कमाई और ये जलवा जलाल, जलवा मालिक होने, जिले का मालिक होने का, अगर ये 2 फैक्टर निकाल दीजिए और सचमुच लोक सेवक बना दिया जाए और ये निश्चित कर दिया जाए कि तनख्वाह के अलावा बेटा 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो कितने युवा हमारे मुखर्जी नगर में अपनी जवानी गलाएंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए बाबू जी, इसको जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता, और आपने शुरुआत भी कही कि मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, तो ये कहीं से ऐसा नहीं है कि पूरे समाज को सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे ही होते हैं और जितने एस्पिरेंट होते हैं सब उसी भाव से तैयारी करते हैं, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी एक खास चीज की मात्रा या प्रतिशत अगर ज्यादा हो तो फिर ऑलमोस्ट उस पर बात की जा सकती है। आपने कहा था कि साहब करप्शन और जलवा जला, ये 2 ऐसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, जो युवाओं को, ज्यादातर युवाओं को सिविल सर्विसेज की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ एक चीज और भी होता है सर, जो राजनीतिक गठजोड़ नौकरशाही के साथ शुरू से रहा है भारत में। होता है ना, जब एक अच्छे नेता की बात होती है तो फिर एक अच्छे आईएएस की भी तुरंत बात होती है। आप हमेशा ध्यान दे रहे होंगे, हमेशा होता है। मोदी जी बहुत अच्छा 15 साल गुजरात चलाए, तो भैया कौन कौन से आईएएस उनके साथ थे? ए के शर्मा आज बिजली मंत्री बन के बैठे हुए उत्तर प्रदेश में, जो उनके कभी प्रमुख सचिव थे। तो इस तरह की तमाम, पीएल पुनिया जैसे लोग जब सेक्रेटरी थे। तो आईएएस की पूरी सर्विस तक एक नौकरशाह जो अर्जित करता है वह, और उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट सेशन उसके जो दरवाजे खुलते हैं, तो युवाओं को यह लगता है यार एक बार अगर धक्का मार के किसी तरह से अगर एक ब्यूरोक्रेट बन जाए आदमी, तो 27-30 साल उम्र के हिसाब से नौकरी तो करेगा ही। और उसके बाद, और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको पता है, मैं अगर आप कह लीजिए तो भाई मैं भी एक भूतपूर्व छोटे नौकरशाही ही पिताजी थे। उसके बाद भी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं नाम तो नहीं लूंगा। आईएएसओ के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है सर, जब रिटायरमेंट का 2-3 साल बाकी रह जाता है ना,
नौकरशाह का। तो नौकरशाह को यह लगता है कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा और अपने केबिन का ये दरवाजा खोलूंगा और खोल के बाहर निकलूंगा तो लाखों की भीड़ मेरे सामने खड़ी होगी और उसके बाद मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। इसी चक्कर में कई आईएएस रिटायर होने के तुरंत बाद से ही पार्टी बना लेते हैं। पांडे जी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हैं, चुनाव भी लड़ लिए, सब कर लिए, लेकिन हकीकत जानते हैं क्या सर? यही लखनऊ में गोमती नगर है, सब्जी मंडियों में कपड़े का झोला लेकर और चुपचाप तरकारी खरीदते हुए देखे जाते हैं। मुक्तिधाम की यात्रा तक पूरा पड़ोस इकट्ठा नहीं होता, रिश्तेदारों की तो बात छोड़िए। वजह क्या है? वजह यह है कि जब तक वो अपनी सेवा में रहते हैं तब तक खुद को शेष समाज से कहीं यहां समझते हैं और इस चक्कर में वो समाज से दूर रहते हैं, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने जगह से दूर रहते हैं, अपने समाज, अपने गांव, रिश्तेदारों से दूर रहते हैं। तो ये एक, मैंने फिर कहा ना, आप कोई एक कारण तलाशिएगा तो नहीं मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि प्रतिशत ऐसे लोगों का ज्यादा है इसलिए इस पर बात हो रही है। 100% ऐसे हैं ये बात नहीं है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलकर। और एक चीज और बताऊं सर, ये दादा माई का दबाव कि लौंडा हमारा आईएएस से नीचे नहीं बनेगा। एक और प्रेशर होता है, जिस घर खानदान में 2-4 तो आईएएस और ब्यूरोक्रेट हों उसमें एक तो गजब होता है कि हमारे दादा तो आईसीएस थे, अब हम कैसे ना हो। तो एक ये भी, हालांकि ये मोटिवेशन भी है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन भी है, लेकिन ये जो पुणे वाली महिला हैं इनके केस में तो ये नेगेटिव आया कि बाप उनका नौकरशाह था, तो इन्होंने हर तरह की फर्जीवाड़ी करके नौकरी भी ले ली और उसके बाद भाई पहले दिन से वो अपने आप को प्रॉपर आईएएस समझ रही थी। भाई मसूरी से आदमी निकाला जाता है तो असिस्टेंट जो है कलेक्टर या इस तरह की कोई, कई जगह यूपी में तो एसडीएम की पहली पोस्टिंग मिलती है, उप जिलाधिकारी। कई जगह एडीएम सिटी बनाया जाता है ट्रेनिंग आईएएस को, और पीसीएस को सर्किल ऑफिसर बनाया जाता है, आईपीएस को। तो समस्या ये है सर कि एक पहले से ही प्रोग्राम बना के जब आते हैं, और दूसरा मैं फिर कहूंगा वो सारी लग्जरी, वो जलवा जलाल, वो समाज का प्रेशर, परिवार का प्रेशर। किसी को अपना लड़का डॉक्टर इंजीनियर आईएएस से कम चाहिए ही नहीं। बड़ी दिक्कत है। आप कह दीजिए कि साहब आप क्या करते हैं, तो बोलिए आप जो है हम कंटेंट जनरेट करते हैं, तो आपसे तुरंत लोग पूछेंगे कि अच्छा ठीक है वो तो करते हैं वीडियो तो हम भी आपको देखते हैं, लेकिन करते क्या हैं आप? थिएटर के समय हमको याद है सर, स्वर्गीय हेमंत शर्मा भैया, हेमंत मिश्रा जी, वो थिएटर के बहुत बड़े नाम। आपको याद है ना, एक रेलवे का प्रचार आता था कि भाई सर है आपका वाले, जो नहीं थे बड़ो जिनके माला लटकी रहती थी, हेमंत मिश्रा। हेमंत मिश्रा दादा एनएसडी से आए प्रशिक्षण देने, हम लोग तब थिएटर में काम करते थे, तो उनकी कई बात मुझे बहुत याद है। तो बोले हम बंबई में फ्लैट ले लिए, सब कुछ हो गया, सब हो गया, बोले उसके बाद वो गांव गए। मतलब आप सोचिए कि एनएसडी के प्रोडक्ट, उसके बाद बंबई गए, इतने रोल किए, सब किए, फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ हो गया, बोले गांव गए। गांव में उनको जो है 2-3 बूढ़े रिश्तेदारों नहीं, वो क्या हेमंत मिश्रा है, हेमंत मिश्रा है, बोले गांव जवार के दुनिया भर के लोग चले आए। उसके बाद बुजुर्गों ने उनसे पूछा 2-3 पकड़ के कि बाबू तन यार एक बार, वो गोरखपुर के थे, बोला यार एक बार, बोले ये बताओ खुली चीजिया तो हम देखत हई, गाड़ी हो गई, फलाने पतैया कहत रहे तो लगे वहां बंगला बा, बॉर्डर के घर बा, सब बा, का करेला? तो हेमंत मिश्रा कहा अरे भाई हम फिल्म करते हैं, सीरियल करते हैं भाई, ये सब करेला। बोला अच्छा ये सब ठीक भाई तो करेला, कमवा का करेला। समस्या यहाँ है सर कि आप का बेटा अगर आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, नहीं तो अल्टरनेट जो, भाई आप ये बताइए आईपीएल से ठीक पहले हमारे यहां पीढ़ियों से क्या है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब।
आईपीएल के पहले सर, तो कितनी इनोवेटिव। यहां पर देखिए एक चीज और भी हुआ ना कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी इनोवेटिव इस देश में सोचा ही नहीं। नई शिक्षा नीति 2014 के बाद इस देश में क्यों आई? अच्छा, लोग कहते हैं नई शिक्षा नीति आगे साहब होगा क्या? अरे 24 घंटे में कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। कोई भी एक नई शिक्षा नीति जब आती है, उसका जब एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है, यानी 5, 7 साल, 8 साल, 8वीं तक का बच्चा, जब केजी में आने वाला बच्चा नई शिक्षा नीति से 8वीं, 9वीं, 10वीं, यहां तक कि 12वीं तक, मैं एक दशक की बात कर रहा हूं, 10 साल बाद नई शिक्षा नीति का आपको जमीन पर असर दिखेगा और नई संभावनाएं खुलेंगी। मेरा बच्चा सर दिल्ली वोकेशनल कॉलेज ऑफ स्टडीज में पढ़ रहा है, कॉमर्स की पढ़ाई वो कर रहा है। सबसे पहले मेरे यहाँ की यार लड़की तो आपकी इंजीनियरिंग, लड़के को आप जो है कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, क्या करेगा? तो हमने कहा पता नहीं क्या करेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट है इसमें, वो यही करेगा। फिर लोगों ने कहा कि अरे यार आपने डीयू में भेज दिया, आपको फलाने कॉलेज लेना चाहिए था, ढिकाने कॉलेज लेना चाहिए, तो उस पर आपने जो है वोकेशनल कॉलेज ऑफ स्टडीज भेज दिया। वहां तो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, पढ़ाई कम होती है। हमने कहा हमारा बच्चा इसी अप्रोच का है, मैं क्या करूं, मैं क्यों रोकूं उसको? अब मेरे साथ देखिए सर, आर्टिस्टिक मन का आदमी, पिताजी ने ठोक पीट के हमको मिस्त्री बना दिया। मैं कहता था सबसे, ठोक पीट के मुझको लोहार बना दिया, इंजीनियर बना दिया। वहां से निकले तो पिताजी को लगा हमारे कि अरे साहब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन एमबीए के साथ है, तो सेल्समैन बना दिए। अरे हमको छोड़ दिए होते एनएसडी की तरफ, तो हम आज जो है, तो एक एड वाला याद नहीं है, गलत आदमी गलत जगह, वो पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट था, उसमें वो हेलमेट लगा के क्रिकेट का जो धोबी घाट पर कपड़ा खींचता था। सर समस्या यहां पर केवल लड़कों की नहीं है, पूरे समाज की है। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है और इसका जिम्मेदार पूरा समाज है और उसके शिकार युवा है। कोई युवा जन्मते जो है वो सपना नहीं देख लेता आईएएस का और प्रयागराज, इलाहाबाद भाग जाता है और मुखर्जी नगर और दुनिया भर के जो नगर है वहां भाग जाता है। मैं प्रयागराज से पढ़ा हूं सर। प्रयागराज में हम लोग जब चलते थे तो जो कटरा की गलियों में शाम को जैसे मुखर्जी नगर का माहौल होता है वैसे वहां का भी माहौल होता था। हम लोग नाम रखते थे और आपस में, हम लोग चूंकि एमबीए वाले थे तो हम लोगों को लगता है भाई कॉर्पोरेट में जाएंगे, तो उन लोगों को देख के हम लोग कहते थे कि अच्छा ये देखो ये आईएएस, ये डीएम सुल्तानपुर आ रहा है। अब डीएम सुल्तानपुर दाढ़ी ऐसे बढ़ी हुई है, ऐसे ऐसे करके एक गोला भांग का वो खाए, उसके बाद यादव जी के यहाँ एक भाई गिलास मलाई वाला चुक्कड़ में लेके दूध पी रहे हैं। तो ये देखो, और एक साहब तो ऐसे थे कि उनकी लड़की उसी यूनिवर्सिटी से बीए कर रही थी और वो तैयारी कर रहे थे, तो उनको हम लोग कमिश्नर हम लोग बाकायदे उसमें प्रमोट करते थे कि अगर 15 साल से यहाँ पढ़े हुए हैं तो ये चीफ सेक्रेटरी होगा। अच्छा, तो सर ये समाज का दोष है और इसमें समाज दोषी है, परिवार दोषी है और समाज में जो करप्शन को लेके जो भौकाल है वो बहुत हद तक दोषी है सर। हमारा समाज खुद करप्शन को बढ़ावा देता है सर। वर्मा जी की पत्नी कहती हैं शर्मा जी ने तो आज देखो यार, उन्होंने जो है गोमती नगर में एक और मकान ले लिया, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम भी तो वहीं सचिवालय में रहते हो। पिता, मां, पत्नी, कौन नहीं एक्सपेक्ट करता है सर एक सरकारी कर्मी से? और अगर जो इस सिस्टम में ना ढले, उसको मालूम है ब्यूरोक्रेटिक एक लैंग्वेज, एक शब्द है सर, एक टर्म है जो इस्तेमाल किया जाता है, ही इज नॉट अ प्रैक्टिकल वन, यू नो। बोला भाई साहब वो फलाने जिसे, नो 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 नो, ही इज नॉट अ प्रैक्टिकल वन, नो, व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है। ऐसे में मुझे याद आता है कि एक बार मोहन सिंह, स्वर्गीय सांसद मोहन सिंह जो है वो दिल्ली में थे, भाटपा रानी देवरिया में एक जगह है, वहां से किसी एक उनके व्यापारी मित्र ने एक लड़के को भेजा काम के लिए। अब देखिए 377 इस देश में संवैधानिक है, इसलिए ये बात भी मैं कह सकता हूं। तो वो मोहन सिंह जी के यहाँ, स्वर्गीय मोहन सिंह जी के यहाँ गया और काम के एवज में जो बात उसको पता चली तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ, भाग के सीधे जो है वो भाटपा रानी वापस पहुंचा, उस जायसवाल को कहा काम भेज दिए यार तुम, बोला दोबारा अगर इस टाइप की चीज हमारे साथ की है तो फटक के मारेंगे।
खैर चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जब मोहन सिंह जी जायसवाल व्यापारी से मिले तो उन्होंने कहा यार तुमने अच्छा समाजवादी लड़का नहीं भेजा। तो समस्या ये है सर कि समाज ने किस तरह के मानक बना रखे हैं, इसलिए ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है सर। आप इसको किसी एक लड़के, किसी एक पूजा, किसी एक आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के की समस्या मत देखिए, इसके लिए पूरा समाज, सब लोग जिम्मेदार है। मुझे ये बताइए, पूजा खेडकर का जो मामला सामने आया, अभी उनको मैंने सुना है कि उनको शो कॉज नोटिस इशू हो गया है कि क्यों एकेडमी बुला लिया है वापस, एकेडमी वापस बुला लिया है और उनको उनसे पूछ लिया गया है सब। और अब उनको ये मैं पुराने एक दो अनुभवों से मैंने लोगों से बात किया तो उन्होंने बोला नहीं, अब उनका आईएएस का करियर खत्म है। नहीं, बर्खास्तगी तय है सर, 200%। उनकी बर्खास्तगी तय है। मुझे ये बताइए कि ये क्या नजीर बनेगा आज के हमारे उस युवा को के लिए जो अपना जीवन खपा रहा है मुखर्जी नगर में? इससे कुछ सीखेंगे लोग? सर आप ने सवाल पूछा, लेकिन आई एम सॉरी टू से, इससे तो दांवपेच और उल्टा रास्ता ही खोजेंगे कि कैसे फर्जी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगा के फेवर हासिल किया जा सकता है। ये भी खोजने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्रीमी लेयर छुपाया जा सकता है, और छोटी नौकरी नहीं, क्लर्क और संविदा की नौकरी नहीं, सीधे बड़ी नौकरी पाई जा सकती है। दूसरा, इस बात का खुलासा होगा इसके माध्यम से, अगर सकारात्मक कहूं, कि देश की सबसे बड़े एग्जाम्स और नौकरियों में भी इस तरह के सस्ते जुगाड़ आज भी जारी हैं। मुझे लगता है कि अब इस देश की सिविल सर्विसेज की जो भी भर्ती का जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन। बहुत सारे लोग जुडिशरी का रिफॉर्म साहब, ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म का मुझे लगता है कि ये रास्ता खोल रहा है ये उदाहरण। और आप देखिए, इसने ऑलरेडी ये रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। जब पूजा का केस आया तो उसके बाद वो दूसरे साइटिंग करने वाले फर्जी दिव्यांग आईएएस जी का आ गया ना मामला। तो मुझे लगता है कि यहां दोनों संभावनाएं हैं। एक तरफ युवा नकारात्मक तरीके से मोटिवेट होगा कि कैसे फर्जीपना किया जा सकता है, दूसरी तरफ इसका एक सकारात्मक जो प्रभाव मैं देख रहा हूं वो ये होगा कि कैसे नौकरशाही यूपीएससी के एग्जाम्स जो होते हैं, जो उनके सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें रिफॉर्म लाया जाए। उसमें बहुत सारे ऐसे छेद हैं जो अब तक बंद नहीं हुए हैं, जिसके नतीजे पूजा जैसी लड़कियां और बाकी वो जो फर्जी साइकिल चलाने वाले दिव्यांग हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ जाएगा। और लड़के सीखेंगे क्या सर? देखिए, एक उम्र होती है और उस उम्र में अगर कोई एलिजिबल है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, और अगर उसकी परिस्थितियां उसको इस बात के लिए अलाउ कर रही हैं, उसके माता पिता की सहमति, और बहुत युवाओं ने बदलाव किया है, वो किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्सेज को करना शुरू कर देते हैं और उसके साथ ही अटेम्प्ट जारी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि हर लड़के का ये अधिकार है, सरकारी फॉर्म वो भरे, वो नौकरी पाना चाहे तो बिल्कुल पाए। लेकिन ये जो बाकी आडंबर इसके आगे पीछे हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये आडंबर की तरफ ही जाएगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्कोप है सर इस मामले की, अगर नजीर की बात करेंगे तो। म्यूट है सर। ये तो तय बात है कि ये जो पूजा खेडकर का मामला है, दिस कुड बी एन आई ओपनर। ये सरकार को भी, यूपीएससी को भी और हमारे पूरे समाज के लिए एक नजीर बन सकता है कि भैया थोड़ा सा लाए ग्राउंडेड रहिए हैं। हाँ। और आप लोक सेवक बनिए, जो जलवा जलाल और जो ऊपरी आमदनी के लिए उसको टारगेट लेके यदि आप आ रहे हैं तो अब वो नहीं चलेगा और समाज में इस बदलाव की जरूरत है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर किसी, हालांकि ये इतना बड़ा विषय है, मैं इसमें और बहुत सारी बातें डिस्कस करना चाहता था कि इनका जो चारित्रिक पक्ष है, जब ये मुखर्जी नगर और वहां उस पर एकदम अलग, और सिर्फ मुखर्जी, और सर केवल मुखर्जी नगर यानी आईएएस बनने से पहले वाला नहीं,
आईएएस हो जाने के बाद बाद वाला नहीं, उसकी नींव भी वहीं मुखर्जी नगर से ही पड़ जाती है ना। जब वहां अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाने लगते हैं तो फिर जब आईएएस बन जाएंगे तो वो आदत छूट कैसे जाएगी, आप बताइए, हैं? तो उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अगली चर्चा में सर फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।